सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक कॉल ऑफ फेल के तज़ादात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इन तज़ादात के साथ जीना हिकमत और दानिश का तकाजा बन चुका है। इन तज़ादात की निशानदही बेवकूफ़ी और गुस्ताखी करार दी जाने लगी है। ऐसी ही एक गुस्ताखी पर मबनी सवाल मुझसे भी पूछा गया। इस गुस्ताखाना सवाल का मेरे पास कोई जवाब न था। ये सवाल एक ऐसी खातून ने पूछा जो इंसानी हकूक़ की मारूफ कारकुन है और हर दौरे हुकूमत में गिरफ्तारी का एजाज़ हासिल कर चुकी हैं। इन खातून का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज नहीं करती, बल्कि मैंने इन्हें फ़लस्तीन और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज करते भी देखा है। इस खातून का नाम ताहिरा अब्दुल्ला है। ताहिरा आपा ने मुझे एक तस्वीर भेजी है जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात में शरीक हैं और इनके लिए दुआ मांग रहे हैं। तस्वीर के नीचे ताहिरा आपा ने लिखा है कि जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं, इसके कातिल के लिए दुनिया से अमन का नोबल इनाम भी मांग रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि ताहिरा आपा को जवाब दूं कि जब ईरान की हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं तो आप ये एतराज़ करने वाली कौन है। फिर मैं रुक गया। मुझे यकीन था कि ताहिरा आपा कहेंगी कि मैं पाकिस्तान की हुकूमतों की नहीं, आवाम की तर्जुमान हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैंने बेहतर यही समझा कि खामोशी इख्तियार की जाए, क्योंकि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात में अफ़गान तालिबान को भी बुलाया गया और इनके खिलाफ मजम्मत करने वाले ग्रुप को भी बुलाया गया। अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले में शहादत के बाद अली ख़ामनेई दुनिया में मजम्मत का इस्तिहारा बन चुके हैं। उनकी आखिरी रसूम में करोड़ों अफराद की शिरकत ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि ईरान के साथ अमन के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ईरानी कौम जंग के लिए तैयार है और अमन के लिए भी तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान मजीद कितना अरसा ईरान और अमरीका के साथ चल सकता है। अब पाकिस्तान में यह सवाल आम हो चुका है कि अगर हम ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात करवा सकते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कई तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते। अभी कल ही मुझे आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अहम सियासी लोग मिलने आए। इनमें मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा और साबिक वज़ीर भी शामिल थे, जिनका अपना ताल्लुक़ पूंछ से है। वो जॉइंट एक्शन कमेटी के मुखालिफ थे, लेकिन बारहा ये कह रहे थे कि जॉइंट एक्शन कमेटी को भारतीय एजेंट कहना बिल्कुल गलत है। इस कमेटी पर पाबंदी ने आम कश्मीरियों को अच्छा पैगाम नहीं दिया। अगर हम ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात करवा सकते हैं तो आज़ाद कश्मीर का मसला मुज़ाकरात से हल क्यों नहीं कर सकते। इस वफ्त में एक रिटायर्ड फौजी अफसर भी शामिल थे। वो भी जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ थे, लेकिन इस कमेटी पर पाबंदी ख़त्म करके मुज़ाकरात शुरू करने की हिमायत कर रहे थे। हमारे हुक्मरान ईरान और अमेरिका में सालिसी को बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी समझ रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी इन्हें आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्यों हासिल नहीं हो रही। या तो हम आलमी सतह पर अमन मुज़ाकरात का क्रेडिट लेना कुछ कम कर दें, या फिर ऐसे ही अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान में भी शुरू कर दें। हमारे कॉल ऑफ फेल का तज़ाद आम पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा देर तक काबिल कबूल नहीं रहेगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करीब आ रहे हैं। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और इस इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। पीपल्स पार्टी इन मुश्किलात से बचने की कोशिश कर रही है और सरदार तनवीर इलियास से जान छुड़ाकर अपने आप को बड़ा हल्का महसूस कर रही है। सरदार तनवीर इलियास तहरीक इंसाफ के दौर में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इनकी भी छुट्टी हो गई और उन्होंने पीपल्स पार्टी के साए में पनाह ली। इलेक्शन करीब आया तो टिकटों के झगड़े पर वो पीपल्स पार्टी छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। ये पनाहगाह इनके लिए ज़्यादा महफूज है। वो इन सियासतदानों में से एक हैं जो वोट हासिल करने के लिए खुद वोटर के पास जाना ज़रूरी नहीं समझते, बल्कि ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वोटर खुद इनके पास आकर अपनी मोहब्बत वसूल कर लेता है। क्या आज़ाद कश्मीर का वोटर इस मरतबा इनके पास कुछ वसूल करने के लिए आएगा? आज़ाद कश्मीर में मार्केटें, सड़कें और तालीमी इदारे खुलवाना मसाइल का हल नहीं है। अब एक्शन कमेटी पीछे रह गई है, अवाम आगे निकल गए हैं। आने वाले इलेक्शन में अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मर्जी के नताइज से हालात बेहतर नहीं हो सकते। इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उनकी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि इस सिस्टम से है जो इन पर नाफिज किया गया है, और सिस्टम इनके साथ ताकत की ज़बान में बात कर रहा है। सिस्टम चलाने वाले फ़िलहाल जॉइंट एक्शन कमेटी से भले मुज़ाकरात न करें, वो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून और इसके इंतखाबी उम्मीदवारों को बुला लें और इनसे पूछ लें कि मौजूदा सूरत हाल में क्या करना है।
آج نہیں تو کل تو آپ کو مذاکرات کرنا ہی پڑیں گے، لیکن خدا نخواستہ ان مذاکرات میں آپ کی پوزیشن وہ نہ ہو جیسی آج کل ٹرمپ کی ہے۔ ٹرمپ ایک سپر پاور کا صدر ہے، لیکن ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد ٹرمپ کا دبدبہ ختم ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف طاقت کا بھرپور استعمال کیا، لیکن یہ طاقت اس کے کسی کام نہ آئی۔ ایرانی عوام کے اتحاد نے سپر پاور کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ٹرمپ نے پاکستان کے ذریعے مذاکرات شروع کیے اور اب ٹرمپ مذاکرات سے ایران کے ساتھ اپنے تنازعات طے کرنے کی کوشش میں ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ان مذاکرات میں ایران کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے۔ اگر ٹرمپ پچھلے سال جنگ کے بغیر مذاکرات کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے تو شاید ایران وہ کچھ حاصل نہ کر پاتا جو اسے جنگ کے بعد مل رہا ہے۔ ان مذاکرات میں ٹرمپ فاتح نظر آتے ہیں، جنگ کے بعد ایران فاتح نظر آتا ہے۔ عرض صرف یہ کرنا ہے کہ ٹرمپ مت بنیے۔ ٹرمپ بہت طاقتور ہے، لیکن سیاسی طور پر کمزور اور انتہائی غیر مقبول ہو چکا ہے۔ جب ٹرمپ اقتدار میں نہیں رہے گا تو تاریخ میں یہی لکھا جائے گا کہ وہ جنگ بھی ہارا اور مذاکرات میں بھی ہار گیا۔ میں نے طاہرہ آپا کی طرف سے بھیجی گئی تصویر میں شہباز شریف کے آس پاس کھڑے افراد میں سے 2 دوستوں کو وہ سوال بھیجا جو طاہرہ آپا نے مجھ سے پوچھا تھا۔ تادم تحریر ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جنگ چھیڑی، لیکن ناکام رہا۔ آخر کار مذاکرات میں ہی عافیت تلاش کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر اور ایران میں بہت فرق ہے، لیکن تاریخ سے سبق سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آزاد کشمیر میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف کوئی بھی بڑی جنگ چھیڑنے سے پہلے مذاکرات کا آپشن استعمال کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔